नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे और मज़े से मैथ्स की स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे साथ मैथ्स पढ़ने में व्यस्त रहो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था अभी तक हम लोग इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 4th लेक्चर है इस क्लास का। तो हम लोगों ने अब तक क्या किया है इस चैप्टर के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, रेशनल इरेशनल करके। उसके बाद में आपको बताया गया है कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होती है, उसका एप्लीकेशन बताई मैंने सबसे पहले, हाउ टू फाइंड HCF यूजिंग दैट। उसके बाद में आपको दूसरी एप्लीकेशन बताई हाउ टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, इंटीजर जो भी होगा, वेरियस वेराइटी वाले क्वेश्चन आने वाले। तो अभी जो हमने लास्ट किया था कि उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। तो लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा गया था, मतलब जो कराया गया था कंप्लीट आपको, दैट वाज कि आपको प्रूव करना था कि 2Q तो इवन होता है और 2Q + 1 होता है ऑड। इसका हमने यूज़ किया था। कुछ बच्चों को क्लियर हो गया, कुछ को नहीं हुआ होगा। जिसको 50% भी क्लियर है कि हाँ ऐसा कुछ है तो मेरे लिए सफिशिएंट है, आज की क्लास में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक क्वेश्चन डालिए, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं आपको एग्जाम्पल और कंसेप्ट तो एक राउंड में लूँगा। जैसे एग्जाम्पल कंसेप्ट कवर होकर चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर हम इनकी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज उठाएंगे। 1 वीडियो 1 एक्सरसाइज कंप्लीट, 1 वीडियो 1 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, जिससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिवीजन की फॉर्म में चलेगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर एग्जाम्पल साथ में एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, फ़ायदा है। फ़ायदा तो है, ठीक है, साथ साथ कर लोगे, लेकिन आप सोचो ज़्यादा फ़ायदा है मेरे वाले मेथड में। क्यों? एक बार आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम्पल कर रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, कंसेप्ट कर, तो कंसेप्ट और एग्जाम्पल क्लियर होता जा रहा है। जब सेकंड राउंड में एक्सरसाइज लूँगा तो आपका चैप्टर का रिवीजन होगा, क्योंकि वही कंसेप्ट दोबारा आएंगे, वही क्वेश्चन दोबारा आएंगे। ठीक है, तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो डालते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 कि आपको प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, बुक सबके पास में होगी, तो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर वो आपका होता है 4Q + 1 एंड 4Q + 3 की फॉर्म में होता है। ये आपको शो करना है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q + 1 एंड 4Q + 3 वेयर Q इज सम इंटीजर। Q कोई इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, Q को इंटीजर होने दो। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ओड इंटीजर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके प्रूव होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोग लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास बुक है। नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए उस बुक का। हाँ जी, तो कैसे करोगे? बाई, सबसे पहले स्टार्ट होगा बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बिल्कुल वो मेथड बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में भी लिखने वाले हो, और अभी एग्जाम्पल्स हैं तो कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो भी मैं नोट करवाऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो उतना ही लिखेंगे जितना एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे A = BQ + R। क्या कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जब तक नहीं होगी तब तक यूक्लिड डिवीजन लीमा कंप्लीट नहीं है। A = BQ + R, और हम जानते हैं वेयर A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड R इज लेस देन B ग्रेटर देन = 0। ये वाली कंडीशन निकल के आ गई है। फिर अपना क्या निकल के आता है, आप लिख सकते हो वेयर A and B आर, तो मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको शो करना है। तो मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपको करना क्या है। कैसे? आपको क्या लेके आना है, ध्यान से देखो। मैं जरा इसको नीचे लिख रहा हूँ, सिंपली इसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं इससे, BQ + R, BQ + R। तो आपको अपने आप आइडिया लग गया कि सर यहाँ पे ना B की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 4 है। बट आपको एक थोड़ी चीज़ लग रही है, सर R की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 3 होने दो, क्योंकि R की वैल्यू तो चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है R की वैल्यू? B के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट इतना हमें आइडिया लग गया कि हमें B को क्या अज्यूम करना है? 4। ठीक है, तो जिसने भाई नहीं पढ़ा है ना स्टार्टिंग के 3 लेक्चर, तो इस क्लास के बाद में स्टार्टिंग के 3 लेक्चर पढ़ के नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो वो तो बेस ज़रूरी है। हाँ जी, तो उसके बाद क्या लिखते हो आप? लेट B = 4। क्यों लिया 4? क्योंकि दे रहा है क्वेश्चन में, आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्वेश्चन वाला, कह रहे B की जगह 4 रख दो, B की जगह 4 रख दो। हम क्यों ना रखें, उसकी तो सुनेंगे ही ना। ठीक है, तो B = 4 रख दिया। जैसे ही B = 4 रखा तो कंडीशन अब कंप्लीट होती है। सो R लेस देन B है, और B की जगह क्या रखोगे आप? 4 माना है, और R इज ग्रेटर देन = 0, ये तो दे रखा है। इसका मतलब R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इस कंडीशन को लगाओ।
तो r इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। r 0 से ग्रेटर बट 4 से कम होना चाहिए, तो r 1 हो सकता है, 0 से ग्रेटर है 4 से कम है, r 2 हो सकता है और r 3 हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब आपके पास b भी है और आपके पास r की ये वैल्यूज़ है, इन b और r की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। तो क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ b एंड r इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ a इज इक्वल टू b, b की जगह क्या रखूँगा मैं 4, q प्लस r, कहोगे सर r कौन सा रखूँ, 0 रखूँ या 1 रखना है या 2 रखना है 3 रखना है, सारे रख दो ना, किसने मना किया है। तो सबसे पहले मैंने 0 रखा, तो जैसे ही मैंने 0 रखा यहाँ से a इक्वल टू मेरा 4q निकल के आ गया, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने क्या किया, r इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ रख रहा हूँ मैं r इक्वल टू 0, अब मैं रख रहा हूँ r इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि b तो चेंज हो ही नहीं रहा, b तो फिक्स है, तो b की जगह तो हर बार क्या रखा जाएगा 4। अब मैं r1 रखूँगा, अभी रखने सारे नाराज हो जाएगा कोई भी, अगर आप ऐसे कैसे नहीं रख सकते, जब चारों वैल्यू है चारों रखनी पड़ेगी। तो r3 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। बोले r इक्वल टू 2b रखो, चलो 2b रख देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, b तो 4 है ही, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ये नेक्स्ट इक्वेशन। और बोले r इक्वल टू 3 भी पुट करो यार, वो अकेला बच गया बेचारा, वो अकेला क्या करेगा, तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास में जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है, जो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 4 रख लो, r की 4 वैल्यूज आ गई 0 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a इन 4 फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। a4q भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ b, ठीक है, a4q प्लस 1 भी हो सकता है, a4q प्लस 2 भी हो सकता है, a4q प्लस 3 भी हो सकता है। अब बताओ इनमें से, और हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इन 4 में से ये वाला 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है, ओड है। कहोगे सर देख के पता लग रहा है ओड है, देख के तो पता लग रहा है, बट आपको मेंशन भी तो करना पड़ेगा ना किस तरह से लिखना होता है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, मेरे साथ साथ लिख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा हट जाता हूँ मैं, अगर किसी का बच गया है तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे, क्योंकि आगे वाली चीज़ काम की है, समझने की है, ठीक है। अब देखो जो लिखना है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, और हमेशा यही चीज़ फॉलो करना, क्योंकि आपको पता है कि इवन वाली कंडीशन लिखना, क्योंकि ओड अगर कभी बताना हो तो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताते रहे बताया था कि ओड बताने के लिए ये बोल दो यार ये इवन है, तो इसमें 1 ऐड करके ओड आ गया, यानी और, ठीक है। तो ओड को हमेशा इवन से लिंक करो, और इवन की कंडीशन एक सिंपल सी है, क्या, अगर ये डिविजिबल बाई 2 है तो इवन है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको पकड़ो 4q को, क्योंकि चिल्ला चिल्ला बोल रहा मैं कितना सिंपल हूँ यार, अकेला हूँ मैं, यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं, क्या बताओगे इनके बारे में, मेरे बारे में बताओ, ठीक है। और मैं सबसे पहले आया था, चलो इसी के बारे में बताओ। तो आप क्या लिखोगे कि 4q इज डिविजिबल, को सिर्फ सिंबल से लिखता हूँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ मैं इस मामले में। 4q इज डिविजिबल बाई 2। बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं है, बोले बिल्कुल है, 2 से डिवाइड करो ना यार, 2 2 जा 4 डिवाइड हो रहा है, तो 4q इज डिविजिबल बाई 2, सो इट इज इवन, है इवन। अच्छा, फिर व्हेन, एक चीज़ और है, इवन में 2 ऐड करूं, एक इवन नंबर है मेरे पास, इसमें 2 ऐड करने पर नेक्स्ट इवन मिला, 2 ऐड करने पर नेक्स्ट इवन मिला, मतलब इवन में 2 ऐड करने पर इवन मिलता है और इवन में 1 ऐड करने पर आपको ओड मिलता है, ये बात आपको सबको पता है। एंड 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 इवन प्लस 2 इज ऑल्सो इवन, ठीक है। यानी कि जो 4 नंबर आपके पास आए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो भाई इवन निकल गए, ये क्या निकल गए, इवन निकल गए। फिर वही 2 तरीके आपके पास लिखने के, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि अब आप ओड लिखने के लिए 2 मेथड के तरीके से लिख सकते हो। क्या, तो आप ये लिख दो कि व्हेन वी ऐड 1 इन इवन, तो देख लो 4q में इवन में 1 ऐड करो, मिला नहीं मिला तो ये अपने आप ओड हो जाएगा, ठीक है। और फिर ओड में 2 ऐड करोगे तो अपने आप ओड हो जाएगा। या दूसरा तरीका होता है क्या, कि नंबर होते 2 टाइप के हैं,
कौन कौन से इवन और ओड। इन 4 में से अगर ये दोनों इवन निकल गए तो बचे हुए अपने आप ओड होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो दोनों वे में से कोई भी वे लिख दो, मैं ये वाला लिख देता हूँ। एंड व्हेन वी ऐड 1 इन इवन वी गेट ओड। थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लेना, मैथ्स वालों की ऐसी होती है, मैं नहीं कह रहा सबकी ऐसी होती है, लेकिन मेरी ऐसी है, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड 1 इन इवन वी गेट ओड, दैट मीन्स 4q जो इवन है उसमें 1 ऐड किया इज ओड, एंड 4q प्लस 3 कैसे, इसमें 1 ऐड कर लो तो 4q प्लस 3 आ गया, इज ऑल्सो। पूरा एक एक चीज खोद खोद के हमने बता दी है क्वेश्चन पूछने वाले को कि भाई देखो ऐसे 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 करके हुआ है, ये 4 चीजें निकल के आई थी, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, इनमें से 4q 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। बोलो 4q प्लस 2, बोले वो भी होगा, 2 कॉमन लेके देख लो, आएगा, डिवाइड होगा 2 से, दैट इज ऑल्सो इवन। और जब किसी इवन में 1 ऐड करते हैं, इस इवन में 1 ऐड किया 4q में तो 4q प्लस 1 मिला, दैट इज ओड। और इस इवन में 1 ऐड किया तो 2 प्लस 1 3, दैट इज ऑल्सो ओड। ठीक है, पूरा हमने बता चुके हैं। और लास्ट में चाहो तो कंक्लूजन लिखना है, वैसे कंक्लूजन पूरा हो गया ये, ठीक है। बस एक लाइन अगर लिखनी होती, जैसे बच्चे तो लिखते हैं इस तरीके से लिख सकते हो। सो वी कैन सी कि एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ये बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा अब ये चीज़ें, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने भी लगी होगी, हाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लिया करो यार। हाँ जी, क्वेश्चन अगर क्लियर है तो ज़रा कमेंट के अंदर लिख दो यार। हाँ, थोड़ा सा मुझे पढ़ के कमेंट बाद में अच्छा लगता है इस चीज़ को कि हाँ यार बच्चों को समझ में आया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कमेंट बता दिया करो, पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भाई, भेजे में गया कि भेजे से बाहर भेज दिया, बताओ, आ रहा है ना समझ में। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करूँगा, थोड़ा क्विकली करेंगे इस चीज़ को। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बुक का नहीं लिया है मैंने, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने पहले बोला, एक्सरसाइज बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज, ये क्वेश्चन लिख लेना, बुक में नहीं है, ऑफ द फॉर्म 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ठीक है, वेयर q इज इंटीजर। यानी कोई भी पॉजिटिव, देखो हमारे काम की चीज़ें क्या होती है, हमारे काम की चीज़ें एक तो ये होती है भाई कौन सा है पॉजिटिव इवन, ओके इवन है, किस फॉर्म में 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 का हो सा। देखो मज़े आ गए, देखते ही पता लग रहा है, देखते क्या पता लग रहा है कि अरे 6q 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो इवन होगा। और इवन में 2 ऐड किया, इवन होगा, और फिर उसमें 2 ऐड किया, फिर इवन होगा। और बोले प्रूव कैसे करेंगे, बोले प्रूव करने तरीका बता रखा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर लेस देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। उसके बाद में बोले क्या रखो, b रखना होता है। b कहाँ से लेके आएंगे, अरे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है b को 6 यूज करो, अरे मुझे 6 ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो, तो ले लेंगे। चलो तब दमादम मेरे साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, समझाने की नीड ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। देखो मेरे साथ साथ कौन कौन करता है कंप्लीट इसको, बाई यूक्लिड्स डिवीजन। और अगर कोई मेरे से पहले कंप्लीट कर लेता है इसको लिखने में तो कमेंट में लिख देना कि सर मैं जीत गया, ठीक है, आई वाज द विनर, मज़े आ जाएंगे देख के। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, क्योंकि मैं तो समझाता चलूँगा, आप लिखते चलो। तो जो पहले कर ले कमेंट में जरूर लिखना उस चीज़ को, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पुट या लेट लिखेंगे क्योंकि हम मान रहे हैं, लेट b इक्वल टू क्या लूँ, 6, चिल्लाया इसने, मुझे लो, ठीक है, आ जाओ, हमें तो वैसे भी हेल्प चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, तो आ जाओ, तुम आ जाओ। लेट b इक्वल टू 6, दैट मीन्स r लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स r इक्वल टू 0, बिल्कुल लेंगे क्योंकि r इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर 1, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। क्या हम R5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते 5, क्योंकि 5 से लेस वाली वैल्यू लेना है, ठीक है, और इंटीजर लेना है ये वाली वैल्यू। हाँ जी, तो ये आपका पता लग गया। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे, हर बार भूल जाता हूँ मैं देना, बाद में चलो कोई बात नहीं, बाद में काम आता जब दे दो उसको। अब क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ b
बी एंड आर इन इक्वेशन 1। देखता हूँ मेरे से पहले कौन करता है, जरूर लिखना कमेंट में, पता लगेगा विद योर नेम। हाँ जी, ये हो गया। दैट मीन्स A इक्वल टू 6Q, क्यों B की जगह 6 रखा, और R सबसे पहले 0 लोगे तो 6Q प्लस 0। ठीक है, अरे सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर गया मैं, हाँ B 6 लिया है तो लेस देन B। ठीक है, तो 5 तक जाएगा, ठीक है ना। वो तुम्हारे से रेस लगाने के चक्कर मेरा ध्यान वहाँ रेस पे चला गया, समझाने फोकस कर, तुम जीत लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो B इक्वल टू 6 लिया तो R लेस देन 6 होगा यहाँ पे, तो R की वैल्यू 5 तक जाएगी। तो 6Q प्लस 0 का मतलब तो हो गया A इक्वल टू 6Q, एक तो ये बनेगा। ठीक है, अब आप क्या रखोगे यहाँ पे, R इक्वल टू 1 पुट करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने R इक्वल टू 0 पुट किया था, R इक्वल टू 1 पुट किया तो A इक्वल टू 6Q प्लस 1। R इक्वल टू 2 पुट करो तो A इक्वल टू 6Q प्लस 2। R इक्वल टू 3 पुट करो तो A इक्वल टू 6Q प्लस 3। इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। फिर R इक्वल टू 4 पुट करोगे तो A इक्वल टू 6Q प्लस 4, और R इक्वल टू 5 पुट करोगे तो A इक्वल टू 6Q प्लस 5, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, फिर वही वाली बात आ जाती है, लिखना कैसे है आगे, तो बोले बिल्कुल लिखेंगे, हमें E1 चाहिए तो E1 वाले उठा लो। तो क्या लिखोगे E1 के लिए कि 6Q इज डिविजिबल बाई 2, एज 6Q is divisible by 2, so it is even। ठीक है, and when we add 2 in even number we get even, that means 6Q plus 2 and 6Q plus 4 ऑल्सो इवन। ठीक है, और बाद में वही कंक्लूजन लिखो, सो एन इवन इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये वाली चीज़ें, हाउ टू सोल्व। अब किस किस का भाई मेरे से पहले हुआ है लिख देना यार, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 2-4 बच्चे जीत गए होंगे। है जी, तो ठीक है भाई, कोई ना, बच्चों से हारने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिखाया ना। चलो जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, HCF निकालना आप लोगों को आता है। अभी तक देखो हमने HCF निकालने का सिर्फ एक मेथड सीखा है, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, HCF ही निकालेंगे, बट क्वेश्चन होगा लैंग्वेज वाला। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को रीड करके आपको कैसे पता लगेगा कि इसका HCF निकालना है कि LCM निकालना है, ठीक है, वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो आप जरा एग्जाम्पल नंबर 4 लो, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी, मुंह में पानी आ गया, एंड 130 बादाम बर्फी। हाँ, सी वांट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक, मतलब उसकी लाइन बना रही है वो, ठीक है, ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। इस तरीके से उसको लाइनें बनानी है, कहीं पे रख रही है उन चीज़ों को बना के। भाई इकट्ठे बताओ कि ये काजू बर्फी का ढेर लगा हुआ है कहीं पे, ये बादाम बर्फी का ढेर है, खाना नहीं है अभी, इनको लाइन में अरेंज करना है। इस तरीके से लाइन बनाइए। भाई होता है ना कि एक डब्बा सा होता है, डब्बे के अंदर रखा दी जाती है, फिर लाइनें बना दी जाती है। ठीक है, तो लाइन के अंदर इनको लगा देना है, ऐसे इनका भी लाइन बना देना है, लगा देना है इस चीज़ को। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, इस तरीके से लगाना है कि ट्रे में कम से कम एरिया में आ जाए। ठीक है, What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? इस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक हर लाइन में कितनी कितनी बर्फ़ी रखें। ठीक है, सारी रखनी है, कोई खा मत जाना इनको। ठीक है, चलो भाई जाओ एक काम करो, तब तक मैं आपको कंसेप्ट चालू कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तब तक कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपको इन दोनों में से पसंद कौन सी है, बादाम बर्फ़ी पसंद है, काजू वाली बर्फ़ी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कौन सी पसंद है वो लिखना। कोई ये मत लिख देना दोनों पसंद है, एक बताओ, दोनों नहीं मिलेंगी, एक ही मिलेगी, काफ़ी बच्चे हैं पढ़ने वाले। हाँ जी, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा सा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि HCF फाइंड करना है।
ठीक है। तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे एग्जाम के अंदर इतना सिंपल सा लिखेंगे अपन, इस पूरी लैंग्वेज के बाद अपन एक सिंपल सी चीज़ लिखेंगे, सो वी नीड टू फाइंड HCF टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, एक लाइन लिखी जाती है और उसके बाद आप HCF निकाल दोगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा। और अब आपको पता लगेगा थोड़े टाइम बाद में, 1-2 क्लासेस के बाद में, कि HCF निकालने का एक मेथड और है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका यूज़ करके आप HCF निकाल लोगे। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको HCF निकालना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और भी आएंगे, कहीं पे पेट्रोल होगा, अलग अलग टैंक में उनको अरेंज करना है, कहीं पे रनिंग करनी होगी ग्राउंड के चारों तरफ, तो वहाँ जाके फंस जाते हैं कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तो अब आज पूरा कंसेप्ट समझ लो कि HCF किस किस केस में निकलता है। ठीक है, वो समझना है आपको। तो जरा एक बार नोट डाल के लिख लेते हैं एक बार इस चीज़ को, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस नोट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास में जो काजू वाली बर्फ़ी, में एक एग्जांपल छोटा कर रहा हूँ। देखो हमेशा मैथ्स की एक सिंपल सी बात होती है, मैथ्स बड़ा सिंपल है इस मामले में। आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम मिलती है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कंसेप्ट क्या लगेगा, तो उसके ना नंबर छोटे कर लो। नंबर छोटे करने पर क्या होता है, वो प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, लग जाती है कि हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, और आप उसका आंसर मेंटली निकाल लेते हो। क्या घर के अंदर कभी ऐसी सिचुएशन आने पर क्या मैथ्स करने के लिए कॉपी पेन किया है क्या? ट्रे में अगर बर्फ़ी सजानी हो, आपके पास 10 बर्फ़ी ये वाली, 15 बर्फ़ी ये वाली है, और बोला ट्रे में सजाओ, तो हम ट्रे में वैसे सजा लेते हैं ना, इक्वल इक्वल करना हो तो। ठीक है, तो इसलिए कभी भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, छोटा एग्जाम्पल समझ लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मान लीजिए काजू वाली बर्फ़ी और ये बादाम वाली बर्फ़ी है। एक तो वैसे ही भूख लग रही है, ऊपर से नाम ये और आ गया। हाँ जी, एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये आपके पास 10 और ये है आपके पास 15, और आपको इन तरीके से लगाना है कि लाइनें बनानी है और लाइन में सारी बर्फ़ी अरेंज हो जानी चाहिए। पहले तो इसकी अलग लाइन बनेगी, इसकी अलग लाइन बनेगी, भाई मिक्स नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अलग अलग डब्बे में सजाना है आपको। तो कहोगे सर ठीक है, काम करते हैं, एक तरीका है मेरे पास में, मैं इसकी 5 लाइन बना देता हूँ। समझ रहे हैं इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे सिंपल कोई नहीं बताने वाला आपको। मान लीजिए बोले सर मैंने 5 लाइन बनाई, हर लाइन में 2-2 बर्फ़ी लगा दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बर्फ़ी एक्स्ट्रा नहीं बची, 5 लाइन बन गई आराम से ये वाला। ठीक है, बोले इसको अरेंज करना है, बोले सर इसको अरेंज कर लेते हैं। कई तरीके अरेंज करने के, क्या कि सर इसकी ना मैं एक काम करता हूँ, 5 लाइन बनाता हूँ इसकी भी, 1 2 3 4 5, और इसकी हर लाइन में 3-3 बर्फ़ी लगा देता हूँ। बताओ 15 अरेंज हुई कि नहीं हुई? इसकी 50 अरेंज हो गई, यानी लाइनें कितनी है? 5। आप ऐसे देखो। ठीक है, और हर लाइन में कितनी बर्फ़ी है? 3। लाइन कितनी है? 5। हर लाइन कितनी बर्फ़ी है? 2। बोले और कोई तरीका? बोले हाँ सर एक तरीका और है। क्या? मैं सर 2 ही लाइन बनाऊँ। कितनी लाइन बना रहा हूँ? ये लाइन 1, ये लाइन 2। ठीक है, और हर लाइन में 5-5 बर्फ़ी लगा दूँ, 5-5 बर्फ़ी कर दूँ। बोले हाँ ये तरीका भी ठीक है, हर लाइन में 5-5 बर्फ़ी। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस केस में आपको HCF निकालना पड़ेगा और क्या कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, ये हो गया। और HCF ही क्यों निकालना पड़ेगा इसका, वो भी समझ में आएगा आपको। बोले इसका कोई और तरीका? ये बना लेना डायग्राम। ठीक है ना, इसका तरीका? बोले हाँ एक तरीका है सर। क्या? बोले कि 3 लाइन बनाओ, 3 लाइन बनाओ टोटल। ठीक है भाई, लो 3 लाइन बना दी। अब बोले हर लाइन में 5-5 लगा दो। बोले यार बात तो सही कह रहा है, ये तरीका भी ठीक है। बोले फिर कहना क्या चाह रहा है? बोले अब क्वेश्चन की पर्पज़ पे जाओ। क्वेश्चन ने क्या बोला? हर लाइन में बर्फ़ी जो होगी वो इक्वल होगी, यानी कि अब आप कहोगे सर इसको ऐसे लगा लेते, इसको ऐसे लगा लेते, वो नहीं। आप ये देखो कि बादाम वाली जो बर्फ़ी की लाइन बनेगी, काजू वाली बर्फ़ी की जो लाइन बनेगी, कितनी भी लाइन हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसकी 2 लाइन बनाओ, उसकी 5 बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं पता। बट लाइन के अंदर इसकी हर लाइन में जितनी बर्फ़ियाँ होंगी, उसकी भी हर लाइन में उतनी बर्फ़ी होगी। ठीक है, कहोगे अच्छा मतलब कि क्या बन रहा है इस चीज़ को लेकर? बोले कि इसकी हर लाइन में 5 बर्फ़ी है, 5 बर्फ़ी है। बोले इसकी भी हर लाइन में 5 बर्फ़ी, यानी कि ये वाला केस अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी लाइन 1 और लाइन 2, इसकी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इसकी लाइन में भी 1 2 3 4 5 बर्फ़ियाँ हैं, इसकी लाइन में भी 1 2 3 4 5 बर्फ़ियाँ हैं। लाइन कितनी भी हो, वो तो भाई जितनी ज़्यादा बर्फ़ी होंगी लाइन ज़्यादा लगेंगी, बट लाइंस में बर्फ़ियों की जो क्वांटिटी होगी वो इक्वल होनी चाहिए। बोले इसमें देखें, बोले इसमें देखो लाइन थी 1 2 3 4 5, बट लाइन में 2 ही बर्फ़ी थी। इसकी लाइन थी बट बर्फ़ी 3 थी। हमें लाइनें इक्वल नहीं करनी है,
बात समझ में आई है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लाइन्स इक्वल नहीं करनी है, हमें लाइन में बर्फियों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रखनी है। तो कौन सा केस लोगे? ये वाला। बात समझ में आई? ठीक है। अब कहोगे सर ये ऐसे डायग्राम बना के होगा, बोले नहीं ना। बोले कितना आ रहा है? बोले 5 आ रहा है। कैसे आ रहा है? अरे बोले यार देखो ना, ऐसा कोई नंबर जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे। हाँ कैसे? बोले 10 को जरा 5 से डिवाइड करना, और 10 को इससे डिवाइड करना। ठीक है, यानी कि एक नंबर ऐसा चाहिए मुझे जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। तो बोले ऐसा तो 1 भी है। बोले हाँ 1 से डिवाइड हो रहा है। बोले 100 रुपये। बोले मैक्सिमम देखो कि उसने बोला है कि लीस्ट एरिया कवर होना चाहिए। अब आज थोड़ा ना करोगे आप इस चीज़ को लेके कि बोले कि एक लाइन बना दूँ मैं 10 बर्फी रख दूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना उस चीज़ को लेके। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जो नंबर दोनों में कॉमन हो, जो नंबर दोनों को डिवाइड करे। तो कॉमन होगा ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, और उसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब ज़रा समझना इस चीज़ को, HCF कैसे बना। बोले कि उसको डिवाइड करना चाहिए इन दोनों को पूरा पूरा। बोला अच्छा पूरा पूरा। बोले क्यों? बोला आप ऐसे नहीं कर सकते कि 7 बर्फी इसमें कर दी तो 2 लाइन बन के एक बर्फी बेचारी अकेली बची उसको खा जाए, वो काम नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरा पूरा बर्फियों को अरेंज करना है और लाइनों के अंदर पूरी पूरी आ जानी चाहिए। तो नंबर एक ऐसा होना जो इसको डिवाइड करे, नंबर एक ऐसा होना जिसको डिवाइड करे, और जो नंबर किसी को डिवाइड करता है वो होता है फैक्टर। क्या होता है वो? फैक्टर। ठीक है, बोले फैक्टर निकालना है। उसके बाद में बोले लेकिन वो फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, यानी दोनों का एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बोले कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और वो बड़े से बड़ा नंबर, ये नहीं लेंगे कि हम 1 ले लें, 1 इसको डिवाइड कर इसको डिवाइड कर रहे हैं। बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे ताकि कम से कम लाइनों में अरेंज हो जाए वो। ठीक है, आप खुद सोचो अगर मैं नंबर कम करूंगा हर लाइन में तो लाइनें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? लाइनें कम से कम लगें, यानी मुझे हाईएस्ट चाहिए वो नंबर इन दोनों में। तो जरा ध्यान देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया? ये HCF। यानी इस टाइप की जो सिचुएशन आएगी इसमें आपका क्या निकलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ गई? ये रामायण आपको पेपर में लिख के नहीं दिखानी है, अभी आपको समझने के लिए लिखवा के दिए मैंने। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने ये वाली चीज़ को। अब क्वेश्चन को करते कैसे हैं? बोले वो तो बच्चों वाला है, हलवा है वो तो बोले हलवा बनाने के लिए बोले कि हमारे पास है काजू बादाम। ठीक है, काजू बादाम डाल के हलवा बनाएंगे मस्त वाला, और उस हलवे को खा लेते हैं। तो अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, और क्वेश्चन में लिखना क्या होगा आपको एक सिंपल बात लिखनी होगी। सॉल्यूशन में गिवन है आपको नंबर ऑफ काजू बर्फी, ये दी हुई है आपको 420, एंड नंबर ऑफ बादाम। जल्दी खत्म करते हैं क्वेश्चन को, भूख लगने लगी मुझे ये वाले देख के। 130। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना इसके बाद में, एक सिंपल लाइन लिखनी है 100, क्योंकि हम समझ गए हैं HCF निकालें। यानी एक बात सुन लो, जब कभी भी किसी चीज़ को इस तरह से अरेंज करना हो, ठीक है, तब क्या निकलता है आपका? HCF। सो वी नीड टू फाइंड HCF। यहां हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए लगा दो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे? वही वाला तरीका, क्योंकि अभी यूक्लिड लगाने वाले तो उसको क्रेडिट देंगे अपन थोड़ा सा, भाई यूक्लिड डिवीजन, क्योंकि अभी आपके पास वही मेथड है, इसलिए इस मेथड पे कमांड भी हो जाएगी और ये वाला भी हो जाएगा, और जब बाद में दूसरा मेथड आएगा तो फिर हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी पड़ता है थोड़ा सा ये। तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ प्लस। अब बात समझ गए ना? इतनी लंबी चौड़ी रामायण जो मैंने आपको समझाई है वो आपको समझने के लिए कि HCF निकलता है, और आपको तो एक सिंपल सी लाइन चिपकानी है यहाँ पे, ये सो वी नीड टू फाइंड HCF हियर। उसको नहीं बताना है कि हमें कैसे पता लगा, और फिर बाद में आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड R <b > 0, और आपको पता है 130 < 420, तो क्या मैं 420 को 130 × 3, 13 3 जा 390, 390 + 30, 390 + 30 निकल जाएगा। फिर प्रमोशन करो इसका इधर, इसका इधर, 130 = 30 × 4, 34 जो 120 + 10। ठीक है, फिर प्रमोशन करो इसका इधर, इसको इधर लाओ, 10 × 3 + 0। ठीक है, और आपको पता है जिस स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप का डिवाइजर क्या होता है आपका? HCF।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में देखना है ना भाई कि हुआ क्या। इसका मतलब ये है कि आपको हर लाइन में 10-10 बर्फी रखनी है, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है। 10 के अलावा इससे बड़े किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे दोनों नंबर। इसका मतलब आपको हर लाइन में 10 बर्फी रखनी है। तो जब इसको हर लाइन में 10 बर्फी रखो तो इसकी 42 लाइन बनेगी, बनने तो हर लाइन में 10 बर्फी, 10 10 10 10 10 तो 42 लाइन बनेगी। और हर लाइन में 10 10 बर्फी रखो तो इसकी 13 लाइन बनेगी, बनने तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो कंडीशन दी थी वो ये थी, हर लाइन में कितनी बर्फी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों में सेम बर्फी आ रही है तो 10 बर्फी 10 10 लाइन की ये बनेगी और 10 10 की ये वाली बनने वाली है। क्लियर है वाला क्वेश्चन कि क्यों हमने यहाँ पे HCF निकाला है, वो मैंने आपको बता दिया। और HCF निकलता कैसे है वो आप जानते हो ऑलरेडी, तो इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता मैं आपको लेके आया हूँ, ठीक है, वहाँ भी आपको बिल्कुल फिर क्लियर हो जाएगा कि HCF किस किस सिचुएशन में निकलता है। तो क्वेश्चन है, इसको लिखिए क्वेश्चन को, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer. Renu purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइंड the maximum value of weight which can measure the weight of which can measure the weight of, लिख लो इसको जल्दी से क्वेश्चन को, क्योंकि बुक में नहीं है क्वेश्चन आपका ये, तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। विच कैन मीजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, फिर वही बात है, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या हो गया, छोटा ले लो। मान लीजिए कि रेनू के पास में 2 बैग है, ठीक है, एक बैग में मान लेते 10 kg, अपना एग्जाम्पल मस्त, एक बैग मान लेते 15 kg है, ठीक है, फर्टिलाइजर। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हम कोई भी चीज़ जब मेजर करते हैं, रद्दी वाला आता है घर में, सबके रद्दी वाला आया होगा, ठीक है, रद्दी देते हैं, अखबार वगैरह देते हैं, ठीक है, तो क्या बना लेता है वो, रद्दी को देख के बनाता जाता है। जैसे रद्दी इधर वेट रखा, इधर रखती रद्दी रखी, फिर टोटल करके उसको वहाँ रख दिया, कितने 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 के निकलते जाएंगे उसके अंदर। तो वहाँ तो चलो अखबार को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्टली मेजर करना है। जैसे कि मान लो किसी ड्रम है आपके पास में, और ड्रम में आपके पास में एक में दूध है और एक में पानी है, आपको उसको निकालना है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, या चलो सिंपल एक बात है, एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो दूध रखा हुआ है, ठीक है, किसी बड़े ड्रम में, आपको एक ऐसा वेट बताना है, दूसरा बड़ा बर्तन जिससे आप भर भर के निकाल रहे हो, दूसरी जगह डाल रहे हो, भर भर के निकाल दूसरी जगह डाल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि आपने 10 बार निकाला। मान लेते हैं कि मेरे पास जो बर्तन है निकालने वाला 5 लीटर का है, ठीक है, तो मैं 5 लीटर निकाला, दूसरी जगह डाल दिया, 5 लीटर निकाला, दूसरी जगह डाल दिया, ऐसे करके मैंने 10 टाइम निकाल दिया और पूरा खाली हो गया। तो मैं क्या कहूँगा, हाँ 5 जो लीटर वाला मेरा वेट का जो मेजरमेंट करने वाली चीज़ है वो सही है इसको मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि 50 है ये। अब मैं इसी जगह 4 लिया होता 5 की जगह पे, तो 4 वाला क्या पूरा निकाल चुका होता? नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर 50 है ना, तो 12 टाइम में तो 48 लीटर निकल जाएगा, लेकिन अगली बार आधा ही भरेगा। यानी मुझे एक वो नहीं चाहिए सिचुएशन, मुझे सिचुएशन वो चाहिए कि जहाँ पर ऐसा वेट बताओ, जो ऐसा मेजरमेंट वाली चीज़ बताओ जो पूरा निकाल दे उसके अंदर से बाहर। ठीक है, ये आपको देखना है। तो ऐसा बताओ कि कोई एक वेट वाला, मतलब मेजरमेंट करने के लिए आपने देखा होगा ना कि फर्टिलाइजर का ढेर लगा हुआ है, फर्टिलाइजर का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, आप कोई बर्तन लेके आए और आपने बोला यार ये बर्तन में ना एक बार में 2 kg आता है, 2 kg। बोला ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं वो 2 kg वाला बर्तन यूज़ करके वहाँ से फर्टिलाइजर निकाल के कहीं पर डाल रहा हूँ, तो बोले ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 kg वाले से 5 बार में 5 बार में पूरा बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। बट क्या 2 kg वाले से 15 kg पूरा पूरा निकल जाएगा? बोले नहीं निकलेगा। बोले क्यों नहीं निकलेगा? बोले 2 से 7 टाइम में 14 तो निकल जाएगा, 1 kg बच जाएगा, उसको क्या करूँ, आधा ही भरेगा। आधा नहीं भरना है अपन को पूरा पूरा भरना है। ठीक है, तो बोले क्या मैं 1 kg कर लूँ? बोले 1 kg में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 kg तो 1 तो हर किसी को डिवाइड करता है। बोले बड़ा बर्तन लेके आना यार, 1 kg से क्या 10 बार करूँगा? पापा को करने आ रहे थे, अरे बड़ा बर्तन लेके आना निकालने के लिए। ठीक है, तो बोले ठीक है 3 kg का ले आऊँ। बोले 3 kg का? बोले 3 kg का 3 3 9 kg, 1 kg बच गया, इसको किससे निकालूँ मैं? मेजरमेंट कहाँ हुआ, मुझे कैसे पता लगा कितना है ये वाला? ठीक है, बोले 3 kg से ये 5 बार में निकल रहा है। बोले ये निकल रहा है, ये तो नहीं निकल रहा। बोले नहीं चलेगा। बोले 4 है। बोले 4 तो इसको भी नहीं निकाल पाएगा, इसको भी नहीं निकाल पाएगा, पूरा पूरा बच जाएगा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर। मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। एक बार में निकले, 2 टाइम में निकले, 3 टाइम में निकले, 4 में निकले, 10 बार में निकले, लेकिन पूरा पूरा निकल जाना चाहिए। बोले यार, बोले 5 kg। बोले हाँ ये ठीक है, क्योंकि 5 kg का अगर आप बड़ा लेके आए कुछ भी, उसका यूज़ करके इसको निकाला 2 बार में ख़त्म, इसको निकाला 3 बार में ख़त्म हो गया। हाँ, बोले इससे बड़ा कोई नंबर? बोले 6 लाऊं। बोले 6 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी नहीं कर रहा, 7 नहीं कर रहा, दोनों को 8 नहीं कर रहा, 10। बोले 10 इसको तो एक बार में निकाल देगा, इसको कैसे निकालेगा पूरा? बात समझ में आई? यानी भी एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। अगेन बात क्या आ जाती है, फैक्टर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। तो HCF निकलता है इस केस में भी। आगे बात समझ में कि HCF क्यों निकलता है, किस टाइप के क्वेश्चन में HCF यूज करोगे, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन करो इसका, और सॉल्यूशन बड़ा अच्छा सा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हेयर वी नीड टू फाइंड, here we need to find HCF of 75 kg and 69 kg। ऐसा बर्तन ढूंढो तो दोनों को बिल्कुल क्लीन कर दे, साफ अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 69 इज लेस देन 75, ये पता लगा बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा, लिख लोगे बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, A = BQ + R पूरा लिख दो उस चीज़ को, और फिर आपने लिखा 75 = 69 × 1, क्योंकि एक बार ही होगा, +6। ठीक है, फिर बोले 69 का प्रमोशन यहाँ, 6 का प्रमोशन यहाँ, 6 × क्या करोगे 11 + 3, 11 6 66 + 3 69। बोले 6 का प्रमोशन यहाँ, 3 का प्रमोशन यहाँ, 3 × 2 + 0 यानी 3 इज योर HCF। यानी 3 kg का डब्बा लेके आओ बड़ा, 3 kg का डब्बा, इसको कितनी बार में खाली कर देगा, 3 2 3 3 23 बार में इसको खाली कर देगा, और 3 kg का डब्बा 25 बार में इसको खाली कर देगा। बात समझ में आ गई HCF कब निकलता है, और उसके बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो हमें ये समझना जरूरी है HCF निकल रहा है नहीं निकल रहा है, बाद में आगे आएंगे लैंग्वेज वाले, इसमें LCM भी निकलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक आने वाला है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, और आपको वहाँ से HCF का नया मेथड भी निकलेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, 4 पावर n 6 पावर n 7 पावर n 8 पावर n को आप डिजिट 0 से एंड होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड को बोल दो जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं कि रेगुलर रहें, तभी मज़ा आने वाला है मैथ्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।